खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। मित्रों नमस्कार, मैं हूं वाईडी और आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस की कामयाबी सीरीज। इस कामयाबी सीरीज में हम बहुत सारे प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके साथ में हाजिर हैं। मित्रों हमारा जो सेशन है वो कामयाबी सीरीज के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के हैं। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी इस सीरीज में जुड़ करके बेहतर फील कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए मित्रों, आज की क्लास का हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं नए नए सवाल हमारे सामने। पहला सवाल, आज की सीरीज का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब और ये सारी चीज़ें जो आप किया करते हैं यूट्यूब पर, वो सारी चीज़ें आप कर दें। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। धन्यवाद। चलते हैं आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखो, गंगा लाभ होना, गंगा लाभ कब होगा भैया? गंगा लाभ जनरली तो आप कभी भी गंगा जा सकते हैं या गंगा मैया के साथ में गंगा मैया में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम देखते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं कि गंगा का लाभ होना या गंगा लाभ होना तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसे उसकी अस्थियों का विसर्जन करने हम गंगा तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों आपका, इसका सही उत्तर बनेगा मृत्यु के बाद या मृत्यु के पश्चात मोक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म ज्ञात कीजिए। अर्थ युग्म ज्ञात करना है। एक जैसे शब्द हैं दो, सुनने में एक जैसे हैं, उच्चारण एक जैसा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। देखिए, शांति, और शांति का अर्थ होता है मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई और बात नहीं चल रही हो या फिर मनुष्य का जो मन है वो थोड़ा शांत हो जाए, तो उसको शांति कहते हैं। आत्मीय शांति की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा मित्रों स्थिरता। ये ठीक है, एक स्थिरता तो ठीक है, दो में है स्थिरता, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दो में स्थिरता है। लेकिन शांति का मतलब क्या है? शांति का अर्थ होता है थकावट, तो इसका सही उत्तर बनेगा सी, स्थिरता, शांति, श्रांति, थकावट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? स्थिरता और थकावट, यानी शांति का अर्थ स्थिरता और शांति का अर्थ थकावट होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए प्रत्यय से नहीं बना है? देखो दोस्तों, एक जबरदस्त प्रत्यय है ए, और ए प्रत्यय के योगित होने से कई बार आपको संतान का बोध होता है या फिर लघु का बोध होता है। देखिएगा, रघु शब्द है और रघु शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने से मित्रों राघव शब्द बनता है। रघु में ए प्रत्यय जुड़ने से राघव शब्द बनता है। और यहाँ पर देखिए ममता है, सही शब्द है ममता, और इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने से, या फिर मम है और मम में त्व प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बना है? ममत्व। ये सर्वनाम है और त्व एक प्रत्यय है और इससे शब्द बना ममत्व। वसुदेव में दोस्तों, वसुदेव शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है वासुदेव। ठीक है, और लघु में ए प्रत्यय जुड़ने से, जैसे रघु में जुड़ा था मित्रों, वैसे ही लघु में ए प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है लाघव। क्या बनता है? लाघव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ममत्व, यानी विकल्प ब। ठीक, चलिए दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, दो शब्द हमारे सामने हैं, एक जैसे सुनने में लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। देखिए, है का अर्थ होता है घोड़ा, है हम कहते हैं, हम घोटक कहते हैं, हम घोड़ा कहते हैं, हम तुरंग कहते हैं, और है का मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ा, पहले आपको घोड़ा देखना है। देखो अपने आप ही कट जाएंगे सारे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये पहले है का मतलब होता है घोड़ा, और हे का मतलब होता है जिसे हम हे कम समझते हैं, मतलब नीचा। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा सी विकल्प, घोड़ा और नीचा। है का मतलब घोड़ा और हे का अर्थ नीचा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए रहा, कौन सा शब्द कवि शब्द का स्त्रीलिंग है? देखो दोस्तों, दिखने में हमें सभी ऐसे लग रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग होंगे,
और कवियत्री हम बोलते कैसे हैं वो भी हमें देखना होगा। तो कवि की नहीं, ये गलत है। कवयित्री ये ठीक है। कवियत्री ये भी दिखने में सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें मात्रा की गलती है, यानी वर्तनी की अशुद्धि है। ये त्री में त्री बढ़ जाती दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा, कवियत्री। ये शब्द शुद्धि में बहुत बार, न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फिर मुहावरा, फिर शब्द शुद्धि, फिर वाक्य शुद्धि, ऐसे ही ऐसे प्रश्नों का एक बहुत बड़ा भंडार है। और ऐसे ये प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे भी ऐसे प्रश्नों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत गहरी संभावना है ऐसे प्रश्नों की। तो देखना, मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, और ये पिछली सीरीज में शायद ये मैंने बताया था, जो बहुत लज्जित हो जाता है उसके लिए शब्द आता है। तो देखिए ये वाक्यांश आता है, अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, और बात को और बढ़ाना नहीं, ये बात का बतंगड़ बनाना होता है ना। तो ये सारी बातें, दुविधा में पड़ना, ईर्ष्या से जलना, नहीं ये गलत बात है, संकट में पड़ना। इसका सही उत्तर जो बनेगा वो होगा अत्यंत लज्जित होना। देखो दोस्तों, बहुत आसान चीज़ें हैं, इनको हम बहुत ही गहरी और गंभीर समझ लेते हैं और बहुत बड़ा समझ लेते हैं, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। हम इस सीरीज को चलाने का मकसद ये है कि आप हिंदी में किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय पहले आप अपनी धैर्यता को बनाए रखें, और धैर्यता के साथ अगर आप उत्तर देते हैं किसी भी प्रश्न का, तो ना आते हुए भी उस प्रश्न के सही उत्तर तक आप जरूर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार वो सवाल देखा है, पहली बार वो प्रश्न देखा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने सवाल को समझने में समय दिया तो आप निश्चित रूप से उत्तर की सही पहचान कर लेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया, जिसमें 2 क्रिया हो, कई क्रियाएं एक साथ हो, सामान्य क्रिया जनरली एक क्रिया हो। तो सुनिएगा, संयुक्त क्रिया है नहीं। देखिए वैसे देखा जाए तो संयुक्त क्रिया भी है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त क्रिया वाली बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया भी नहीं है। तो ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। देखो दोस्तों, मैं ये वाक्य बता रहा हूँ, आपको सोचें। जब वाक्य में आपको क्या का उत्तर मिल जाए, क्रिया से पहले क्या लगा करके देखें। अगर आपको क्या का उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब वो है सकर्मक क्रिया। यदि आपको क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो होती है अकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए, बच्चे क्या रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं भाई, बच्चे क्या रो रहे हैं, बच्चे तो रो रहे हैं। अगर यहाँ पर आता कि राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो देखो इसके पहले क्या लगा करके देखो, देखो राधा पुस्तक पढ़ रही है। देखो दोस्तों, अब मैं बोलूं कि राधा क्या पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया है, उससे पहले क्या जोड़ूंगा तो उसका उत्तर मिल जाएगा ना मुझे, पुस्तक पढ़ रही है कि नहीं है। तो ये तो सकर्मक हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ू बच्चे क्या रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बस अकर्मक क्रिया है भाई। इसका सीधा फल किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। ठीक है, और बच्चा रोने का काम कर रहा है, इसका मतलब करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। देखो दोस्तों, परसक कह दो, कारक कह दो, और कारकों के कुछ चिन्ह होते हैं। हिंदी में 8 कारक चिन्ह माने गए हैं, आपको पता भी होगा, आपने खूब बचपन से छठी कक्षा से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, को और के लिए, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर ये को जो है वो कर्म वाला नहीं है। ठीक है, वो को और के लिए दोनों ही जो कारक चिन्ह है वो किसके लिए आते हैं, वो आते हैं संप्रदान के लिए। जैसे रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, इसका समास विग्रह करोगे आप, रसोई घर, तो इसका जो समास विग्रह होगा दोस्तों वो होगा रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर देखिए, के लिए शब्द आया, ये है संप्रदान,
और ये देखिए को का अर्थ भी के लिए के रूप में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन जब आप क्या कहते हैं, जैसे राजा ने या मालिक ने, यहां पर देखिएगा जैसे आपके सामने आ जाए, मालिक ने नौकर को कपड़े दिए, यहां पर देखिएगा आप, ये मालिक नौकर को दिए हैं कि नौकर के लिए दिए हैं, नौकर के लिए, तो ये को है और उसके बावजूद भी ये के लिए का अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर को और के लिए शब्द जो है ये कारक चिन्ह है, ये संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा फिर से आ गया है, अधर में लटकना। अधर में लटकने का मतलब होता है दोस्तों, जो ना ऊपर है, जो ना नीचे है, जो ना आगे है, जो ना पीछे है, जो ना बाहर है, जो ना अंदर है, ऐसे को कहते हैं अधर में लटकना। और यहाँ पर देखो वो तो दुविधा में पड़ जाता है, वो तो दुविधा में, साफ सुथरी स्थिति में नहीं रहता, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा दुविधा में पड़ा रह जाना। घबराना नहीं है, दुख होना नहीं है, बाधक होना नहीं है, ये सब इसके गलत उत्तर है। सही उत्तर है दुविधा में पड़ा रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। उचित शब्द वाक्यांश है और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है आपको, जो प्रतिदिन होता है उसे क्या कहते हैं भाई? जो 6 माह में एक बार होता है, मतलब आधे वर्ष में एक बार होता है, उसे कहते हैं अर्धवार्षिक। यानी आधे वर्ष में जो होता है उसे क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। जो एक सप्ताह में होता है, एक सप्ताह में जो होता है उसे कहते हैं साप्ताहिक। एक वर्ष में जो होता है उसे कहते हैं वार्षिक। और जो डेली होता है, डेली अंग्रेजी का शब्द है, और जो रोज होता है, जो प्रतिदिन होता है, उसे कहते हैं दैनिक। तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकल्प डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? देखो यहाँ पर ये अनुसार यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ठीक कर ले। युग्म सही नहीं है, तो शब्द युग्म पूछा है आपको, भलाई बुराई, ये विलोम शब्द है, बिल्कुल ठीक है। काम बाम ये नहीं है। पाना और इसका विपरीत होता है खोना, सुख का विपरीत होता है दुख, और भलाई का विपरीत होता है बुराई। इसका मतलब सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? काम बाम, ये इसका विपरीत नहीं है, ये सही शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कर लेंगे साहब। अनेक रेलवे अनेक नहीं है भाई, रेलवे अनेक नहीं है, रेलवे में अनेक कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। कई रेलवे भी नहीं है, रेलवे तो एक ही है। यहाँ देखो, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। कई रेलवे, फिर से कई रेलवे है, ये नहीं होगा। रेलवे तो एक है, लेकिन रेलवे के अंदर कर्मचारी कई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। यहाँ तो गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारियां भी आ सकता था, यहाँ पर कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, लेकिन ये फिर भी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। विराम चिन्ह वाला सवाल बहुत पूछा जा रहा है, बहुत ही प्रायोरिटी के साथ, बहुत ही प्राथमिकता के साथ ये सवाल पूछा जा रहा है, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। इसको बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, विस्मयादि बोधक। ये जो चिन्ह है मित्रों, ये है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, और ये है समाप्ति सूचक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें, जो इसके लिए सही विराम चिन्ह प्रयोगित होगा वो होगा आपका विस्मयादि बोधक। अरे यह तो अचंभे वाली बात है, यह तो विस्मय वाली बात है। अरे वर्षा होने लगी, आप अंदर बैठे हुए हो और बाहर पता चला आवाज आने लगी, तो आप कहते हो अचानक से अरे वर्षा होने लगी।
तो इसके लिए सही उत्तर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। दिया गया वाक्य किस पक्ष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। पक्ष मतलब जो ये वाक्य पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किस हिसाब से ये वाक्य दिया गया है। पक्ष एक तरह से आप वृत्ति कह सकते हैं, मूड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्ष से भी आपको समझ में आ जाएगा। कई विद्यार्थियों को पक्ष जो व्याकरण है उसमें ये पक्ष शब्द देखने को नहीं मिला होगा या नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन पक्ष का अर्थ यहाँ पर यही है कि आप वाक्य को देख करके ये पहचाने कि किस मिजाज का ये वाक्य है। फल मेज पर है, ये पूर्ण बात तो नहीं है क्या हमेशा ही फल मेज पर होता है, ये पूरी बात नहीं है। नित्य नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये स्थित है, आज की डेट में तो ये स्थित्यात्मक जो है उसका बोध करा रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा स्थित्यात्मक पक्ष। और अपूर्ण बात भी नहीं है ये, ना अपूर्ण कह सकते, ना पूर्ण कह सकते, ना नित्य कह सकते, इसका सही उत्तर बनेगा स्थित्यात्मक पक्ष। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अल्प प्राण। देखो, प्राणवायु के आधार पर स्वर और व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम कुछ दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, आप जानते हैं, ये बात की बात है। जब वर्णमाला हम पढ़ेंगे, वर्णमाला का अध्ययन करेंगे तो इसको बहुत आराम से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। ये इतना इजी सवाल है। देखो, सवाल इजी ही होते हैं, सरल ही होते हैं सवाल, बस हम अपनी ही जल्दबाजी और अपनी ही थोड़ी एक्स्ट्रा चातुर्यता के कारण हम थोड़ा इनको हल्के में लेकर के गलत कर देते हैं, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक साबित होता है। कई विद्यार्थी होंगे जिनका 1 नंबर से, आधे नंबर से, जिनका बहुत कम नंबरों से सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो विद्यार्थी तो इस पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। ऐसे जब सरल प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका उत्तर चुनें। ठीक है, आइए। अल्प प्राण, और ये अल्प प्राण का जो विलोम शब्द है वो होता है महाप्राण। ठीक है, आहत नहीं होता, और ये प्राण नहीं होता, और ये निप्राण नहीं होता। वैसे निष्प्राण होता है, ये निप्राण तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, महाप्राण। और इसके बाद देखो, आज की क्लास को हमने महाप्राण पर समाप्त किया है, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार पूरी क्लास को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बन जाए, और आप हिंदी की वजह से तो कम से कम आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप अगर इसमें जुड़े रहेंगे, इस सीरीज में लगातार बने रहेंगे, तो मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। हिंदी विषय का ज्ञान और आपकी जो समझ है वो अच्छी बन जाएगी, बेहतर बन जाएगी। इन्हीं चीज़ों के साथ में, आज के इतने प्रश्नों के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।